हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज पर। क्लास 12 की पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था परासरण दाब, विसरण व परासरण में अंतर। आज हमें पढ़ना है परासरण दाब से संबंधित कुछ नियम। परासरण दाब से संबंधित नियम किसने दिए थे? एक वैज्ञानिक थे वान 't हाफ, मतलब उनका पूरा नाम था J.H. वान 't हाफ। उन्होंने परासरण दाब के संबंध में कुछ नियम दिए थे जो गैसों के नियम से कुछ मिलते जुलते थे। जैसे गैसों का बॉयल नियम, चार्ल्स नियम था। उसी आधार पर वान 't हाफ ने परासरण दाब से संबंधित कुछ प्रमुख नियम दिए, जिनमें से पहला नियम देखते हैं। परासरण दाब के नियम में पहला नियम है बॉयल वान 't हाफ नियम। बॉयल वान 't हाफ नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब P उसकी सांद्रता C के समानुपाती होता है। बॉयल वान 't हाफ नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता C के समानुपाती होता है। तो लिख लेते हैं इसे। स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब को हम लिखते हैं P से। स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब P उसकी सांद्रता C के समानुपाती होता है। यानी हम लिख सकते हैं P समानुपाती C। जब क्या है, ताप स्थिर है, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख दे स्थिर ताप पर, या फिर हम लिख सकते हैं P बराबर Kc, जहाँ K एक स्थिरांक है। अब माना यदि विलयन की सांद्रता C, एक मोल प्रति वी लीटर है, तो हम लिख सकते हैं कि P बराबर क्या होता था, P बराबर Kc। तो हम इसे लिख सकते हैं Pb बराबर K। ये हो गया समीकरण नंबर 1, Pb बराबर K। अगला नियम है चार्ल्स वान 't हाफ नियम। बॉयल के अलावा गैस का नियम चार्ल्स से भी दिया था, तो चार्ल्स के नियम पर आधारित वान 't हाफ ने दिया चार्ल्स वान 't हाफ नियम। चार्ल्स वान 't हाफ नियम चार्ल्स वान 't हाफ नियम के अनुसार स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब P उसकी परम ताप T के समानुपाती होता है। स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब P उसके परम ताप T के समानुपाती होता है।
यानी P समानुपाती T, जहाँ सांद्रता स्थित है, ब्रैकेट में लिख देंगे स्थिर सांद्रता पर, स्थिर सांद्रता पर P समानुपाती T, या फिर लिख सकते हैं P बराबर K डैश T, या फिर P बटा T बराबर K डैश। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। ये हो गया चार्ल्स वान हाफ नियम। अब हमें पढ़ना है तनु विलयनों की वान हाफ समीकरण। तनु विलयनों की वान हाफ समीकरण संबंधित है विलयन की सांद्रता, ताप व दाब से। विलयन की सांद्रता, ताप, दाब व ताप से संबंधित है। तो हम क्या करते हैं, बॉयल वान हाफ और चार्ल्स वान हाफ समीकरण को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद दोनों को मिलाने पर हमें प्राप्त होगा विलयनों का वान हाफ समीकरण। तो पहले बॉयल के समीकरण को लिखते हैं, बॉयल वान हाफ बॉयल वान हाफ समीकरण क्या था, Pb बराबर K। पहला समीकरण यही था हमारा, Pv बराबर K, समीकरण नंबर 1। और बॉयल के नियम में क्या होता था, स्थिर ताप, यानी ताप स्थिर रखा जाता था, तो स्थिर ताप पर। फिर दूसरा क्या था, चार्ल्स वान हाफ नियम। चार्ल्स वान हाफ समीकरण, चार्ल्स वान हाफ समीकरण में हमने देखा P बटा T बराबर K डैश होता है, P बटा T बराबर K डैश। ये हो गया समीकरण नंबर 2। इसमें सांद्रता स्थिर होती है तो लिख देंगे स्थिर सांद्रता पर, या सांद्रता स्थिर। अब इन दोनों समीकरणों को मिलाते हैं। समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर हमें प्राप्त होता है PV बराबर RT। विलयन के 1 मोल के लिए लिख देते हैं ब्रैकेट में, 1 मोल के लिए, जहां हमें R एक नया स्थिरांक मिल जाता है, R बराबर स्थिरांक, जिसे हम कहते हैं विलयन स्थिरांक, विलयन स्थिरांक। देखिए, अब यदि विलयन कोई है तो उसमें कह रहे हैं कि विलयन के, यदि विलयन के 1 मोल में, सॉरी 1 मोल में नहीं, V लीटर में, V लीटर में विलेय के n मोल उपस्थित हैं, विलेय के n मोल उपस्थित हैं, तो हम इस समीकरण को लिख सकते हैं Pb बराबर, तो Pv बराबर लिख सकते हैं nRT। इसे कह देते हैं समीकरण नंबर 3। अब ये समीकरण आपकी गैस समीकरण से मिलती है, आदर्श गैस समीकरण से। तो गैस समीकरण में क्या होता था, R होता था गैस स्थिरांक, और n मोलों की संख्या उसमें भी होती थी, T ताप होता था। और इसमें विलयन के लिए है तो R यहाँ पर हो गया आपका विलयन स्थिरांक। तो इसे लिख लेते हैं, जहाँ n बराबर मोलों की संख्या, n मोलों की संख्या, R विलयन स्थिरांक, अब विलयन स्थिरांक का मान होता है 0.082, और T क्या है, T है परम ताप, V हो गया विलयन का आयतन, V विलयन का आयतन, और P परासरण दाब,
P हो गया परासरण दाब। अब हमें जो ये समीकरण प्राप्त हुई, समीकरण नंबर 3, इसे हम तन विलयनों का वानठाप समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? तन विलयनों का समीकरण नंबर 3 को, यानी PV बराबर nRT को हम कहते हैं तन विलयनों की वानठाप समीकरण। अब इस समीकरण पर आधारित आपको कुछ सवाल लगाने होंगे, तो उनका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं पहले। 0.5% ग्लूकोज जिसका अणुभार 180 है, उस विलयन का परासरण दाब 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें निकालना है, जिसमें विलयन का स्थिरांक मान यानी R का मान दिया हुआ है 0.082। तो हम जानते हैं वानठाप समीकरण के अनुसार, विलयन की वानठाप समीकरण के अनुसार क्या होता है? वानठाप समीकरण से, वानठाप समीकरण क्या है? PV बराबर nRT, जहाँ P है परासरण दाब, V है विलयन का आयतन, N है मोलों की संख्या, R क्या है? विलयन स्थिरांक, और T है परम ताप। तो सबसे पहले सवाल में जो चीज़ें दी हैं उसे हम लिख लेते हैं। हमें ज्ञात करना है परासरण दाब 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी P हमें ज्ञात करना है, तो P के आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, यानी इसे ज्ञात करना है। फिर B यानी विलयन का आयतन, विलयन का आयतन तो हमें पता नहीं है, इसमें यहाँ लिखा है 0.5% ग्लूकोज, यानी कोई विलयन है मान लीजिए 100% का, जिसमें 0.5% क्या है? ग्लूकोज है। यानी मान लें हम कि 100 ग्राम विलयन में 0.5 ग्राम ग्लूकोज है। 100 ग्राम विलयन में 0.5 ग्राम ग्लूकोज है, तो विलयन का आयतन हो गया 100 ग्राम। अब 100 ग्राम को हमें किलोग्राम में या लीटर में बदलना है, सॉरी, विलयन को लीटर में लिखते हैं, तो 100 को लीटर में बदलने के लिए 100 ml है ये, लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग करना होगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो हटाएंगे, यानी कि 0.1 लीटर, ये हो गया विलयन का आयतन, यानी V बराबर। उसके बाद N आता है, N बराबर होता है मोलों की संख्या, N यानी मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या N बराबर होता है भार बटा अणुभार, यानी किसी पदार्थ के अगर मोलों की संख्या हमें पता करनी है तो उसका भार बटे उसका अणुभार करेंगे तो हमें मिल जाएगी मोलों की संख्या। भार को W से लिखते हैं और अणुभार को M से लिखते हैं। फिर R क्या है? R बराबर है विलयन स्थिरांक, तो विलयन स्थिरांक का मान आपका दिया है सवाल में 0.082, तो R बराबर हम लिख दें 0.082। फिर T यानी परम ताप कितना है? T बराबर आपको दिया है सवाल में 18 डिग्री सेंटीग्रेड, और ताप को हमें बदलना है केल्विन में। तो केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं कि 18 में 273 जोड़ देंगे, यानी T बराबर 18 + 273, इसे जोड़ने पर आएगा 291 केल्विन। अब हमें सबका मान पता है, यानी P का मान निकालना है, और N यानी मोलों की संख्या पता नहीं है, तो इसका फार्मूला ऐसे सेट करेंगे, PV बराबर N के जगह पर हम लिख सकते हैं W/M, यानी विलेय के मोलों की संख्या। विलेय क्या है? ग्लूकोज, ग्लूकोज के मोलों की संख्या, तो ग्लूकोज के मोलों की संख्या यानी W/M, N की जगह पर हमने लिख दिया W/M, और R और T ऐसे लिख देंगे। फिर हमें ज्ञात करना है P, तो P को यहीं रहने दें, और V यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा W/M/V/RT। तो देखिए W यानी विलेय का भार, विलेय मतलब ग्लूकोज का भार, तो 100 ml विलयन है जिसमें 0.5 ml क्या है? ग्लूकोज, तो W की जगह पर हम लिखेंगे 0.5 बटे M कितना है? M यानी विलयन का, विलेय का अणुभार, अणुभार 180 दिया हुआ है, तो 180 लिखेंगे। फिर V लिखा है, यानी V को गुणा करेंगे इससे, तो V का मान हमने निकाला था 0.1 लीटर,
फिर मल्टीप्लाई करेंगे आर और टी के मान को। आर का मान है आपका 0.082 और टी का मान है 291 केल्विन। अब इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक अंक बाद दशमलव है, यहाँ भी एक अंक बाद दशमलव है, तो दोनों दशमलव को हटा देंगे। 5 से इसे काटेंगे तो 5 × 5, यानी ये आ गया 0.082 गुणे 291/36। अब इसे सॉल्व करेंगे आप, तो आपको आंसर कितना मिलेगा देखिए। हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसे मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा। मल्टीप्लाई करने में लगेगा टाइम, आप लोग कर लेंगे। 23.862 और इसे आपको डिवाइड करना है 36 से। तो डिवाइड करने पर हमें प्राप्त होगा 0.662 वायुमंडल, या एटीएम लिख सकते हैं, क्योंकि ये दाब है तो दाब को वायुमंडल से या एटीएम से लिखते हैं। तो P बराबर हमें मिल गया 0.662। अतः हम लिख सकते हैं कि ग्लूकोज विलयन का परासरण दाब बराबर ग्लूकोज विलयन का परासरण दाब बराबर P बराबर 0.662 एटीएम। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए।